मेरे हिसाब से हर एक फील्ड में लाइक डिस्ट्रिक्ट में जा ही रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे आईएएस पीसीएस में भी निकालेंगे। मेडिकल इसलिए क्योंकि शायद मैं यही कहूँगा दो शब्द क्या, ये कि एक अच्छी बीवी और एक बढ़िया मैनेज बीवी और एक नेक बीवी, सबको अल्लाह ताला बहुत अच्छी फीलिंग है। इससे अच्छी क्या हो सकती है, ज़िंदगी की सबसे ग्रेट फीलिंग है हाँ, जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फील करती थी तो मैं मम्मी को वीडियो कॉल कर लेती थी, मैं उनके साथ पढ़ती थी। और सही बताऊं तो लास्ट के मंथ में मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया था मेरा, उन्होंने ही मेरे को मेंटोर भी किया था। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था, फ्रेंड्स का बहुत स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। मैं इरशाद अहमद उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से आपको बता दें कि कल नीट का रिज़ल्ट यूपी का आया हुआ है, जिसमें लगभग मऊ ज़िले के 14 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आयशा जी, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने नीट क्वालिफाई किया। और उनके फादर हमारे काफ़ी पॉपुलर और फेमस डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हम्माद साहब, जो इनकी क्लिनिक कसारी के जस्ट बगल में ही है। तो आज इनसे बात करेंगे क्योंकि बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपकी बेटी ने नीट क्वालिफाई किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो कैसी फीलिंग अभी आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग है। इससे अच्छी क्या हो सकती है, ज़िंदगी की सबसे ग्रेट फीलिंग है जी हाँ, जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि हर एक माँ बाप का जो सपना होता है यही कि उसकी औलाद सही निकले और सही रास्ते पर रहे। हाँ तो इनके जो इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, क्या सेल्फ स्टडी थी या फिर किसी इंस्टीट्यूट से इनको कोचिंग कराया गया, कैसे इनका मतलब क्वालिफाई? बहुत वेल मैनेज्ड सब सारा प्रोग्राम था हम लोगों का। और इनकी स्कूलिंग भी शुरू से ऐसे ही की गई थी कि इनको आगे जिस फील्ड में जाना हो तो ज़्यादा जो है नहीं परेशानियों का सामना न करना पड़े और इनकी जो बेसिक्स हैं वो मजबूत रहें। तो इस तरीके से हमने इनका एडमिशन सनबीम स्कूल मऊ में दिलाया और सनबीम स्कूल से काफ़ी सब बहुत अच्छा सब रहा मामला। हाँ रिज़ल्ट रहा, इन्होंने हाई स्कूल टॉप भी किया वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने और अच्छा बेहतरी के लिए फिर वहाँ से निकाल करके एलन कोटा में डाला और इस उम्मीद से डाला कि और पढ़ाया और उस हिसाब से इनको हमेशा मैनेज करते रहे कि जल्द से जल्द फर्स्ट अटेम्प्ट में ये अपना टारगेट लेके चलें और क्वालिफाई करें। और हम लोगों ने सारा मैनेज तो किया, लेकिन ये बच्चे की ईमानदारी होती है कि सभी बातों को माने और उस हिसाब से पढ़े और उस हिसाब से ईमानदारी से जो है नहीं पढ़े तभी न जाकर के उसका होगा। और सब कुछ उसने बच्ची ने सही किया और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आपने बताया कि आपकी बेटी अंडर 18 है जी और एक माँ बाप को छोड़ के रहना इस एज में और एजुकेशन लेना और काफ़ी मतलब टेंशन की ज़िंदगी अगर देखा जा रहा है, तो आप मतलब अकेले इस उम्र में बेटी को आपने छोड़ा और एजुकेशन ले रही हैं, वो भी आपने बताया कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बच्ची ने आज रिज़ल्ट दिखाया। इस पे क्या कहेंगे आप? जी ये बहुत दुश्वार और डिफ़िकल्ट था और माँ बाप दोनों के लिए होता है और बच्चे के लिए भी होता है। और किसी भी तरीके से 365 दिन में 365 दिन दिमाग हर टाइम 24 घंटे सिर्फ उसी की तरफ लगा रहता है कि किस हालत में होगी क्या होगी, है ना। लेकिन चूंकि बिना कुर्बानी दिए कुछ मिलता नहीं है ना। फिर बच्चों की परवरिश ऐसे की जाती है कि हमको यकीन रहता है कि हाँ बच्चा सही रास्ते पर इंशाल्लाह रहेगा, दुआ भी की जाती है और उसी हिसाब से परवरिश भी किया। तो इस उम्मीद से फिर भेजा गया कि हमारा बच्चा जो है कि नहीं अच्छा ही इंशाल्लाह करेगा। नहीं तो देखते होंगे आप कितने लोग नीट करने जाते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो जिनको जो वेल गाइडेड नहीं होते हैं और या फिर ज़रूरी नहीं कि बच्चे वेल गाइडेड हो, माँ बाप भी वेल गाइडेड होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा आप दोनों में से आप किसका सबसे ज़्यादा रोल रहा है, आपका या आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का सबसे ज़्यादा। हाँ। आखिर क्यों उनको कह रहे हैं? इसलिए वाइफ का रहा कि 24 आवर यही कनेक्शन में रहती है। मैं तो भाई क्लिनिक पे जाता हूँ आता हूँ, मेरे पास टाइम उतना कम होता है, तो मैं अपनी बीवी को मैनेज करता हूँ और बीवी मेरे परिवार को मैनेज करती है। एक्चुअल यही है, यही हायरार्की है। और बीवी ही सारे जो हर चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके, अब जैसे डेली एवरी डे हम लोगों की रूटीन में था कि 9:30 बजे हर काम छोड़ करके, शादी ब्याह छोड़ करके अब बच्चों के साथ कनेक्ट होना है, तो 9:30 बजे कनेक्ट होते थे, तो 10 सवा 10 तक कनेक्ट रहते थे। ताकि ये क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी वहीं पे रहता है, वो तो 9
नाइन्थ में चला गया था। तो जो कनेक्टिविटी थी हमने इसको कभी तर्क नहीं किया, हमेशा बच्चों से कनेक्ट रहे और एक अच्छे केयर रखे, ताकि बच्चों को ये ना एहसास हो कम से कम कि बहुत दूर है माँ बाप से। आज जिस तरह से आपकी वाइफ ने आपका पूरा सपोर्ट किया बच्चों का, तो उनके लिए क्या स्पेशली आज कुछ कहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा, 2 शब्द क्या, ये कि एक अच्छी बीवी और एक बढ़िया मैनेज बीवी और एक नेक बीवी, सबको अल्लाह ताला इसकी दे। हाँ, बीवी दे। हमारी बीवी भी वेल क्वालिफाइड हैं, ये भी एमए हैं, और जो है कि इन्होंने क्या क्वालिफाइड किया था, टीटी। हाँ, सब क्वालिफाइड हैं। तो हाँ, सब क्वालिफाइड है। और हकीकत में बच्चों को जो है इन्होंने जितनी 5 तक का था, चाहे सनबीम में पढ़ते, सब मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं, तो उस 5 तक किसी बच्चे को कोई ट्यूशन या कुछ नहीं, सब यही पढ़ाती थी, सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी। डॉक्टर साहब, एक बात, आप एक खुद डॉक्टर हैं, जी। आखिर आपने फिर बच्ची को डॉक्टर ही क्यों पढ़ाई की? नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं था। आपका कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है। मतलब बच्ची ने खुद सिलेक्शन जी, मैंने इनको रास्ता दिखा दिया कि देखिए आपको पढ़ाई की फील्ड ही में रहना है ना, आप क्या करते हो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैंने शुरू से सुझाव दे दिया कि डॉक्टर बन जाओ तो ठीक है, मैं मेरे को भी एक सपोर्ट रहेगा, और तो इस फील्ड में रहोगी तो ये इन लोगों ने अपने से चूज़ किया है। हाँ, इनके ऊपर कोई। तो अब मैं खुद आयशा से बात करूंगा कि आयशा ने अब तक का सफ़र कैसे किया और यहाँ आज जाके इस मकाम पे पहुँची हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। तो आपका सफ़र कैसे, कब से कैसे रहा, थोड़ा हमें बताइए। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग सनबीम स्कूल मऊ से हुई थी, एंड बहुत बड़ा हाथ है स्कूलिंग का भी, क्योंकि स्कूलिंग आपको नर्चर करती है। आप जैसे जब एक चाइल्ड होते हो, आपको पता नहीं होता कि स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारी स्कूलिंग कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस ही नहीं करती है। वेरी बिटर ट्रूथ, बट यस, तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ सनबीम में बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह से आपकी स्पीच, आपके स्ट्रेस लेवल हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है। सो उसके सनबीम तक मेरी 10th की स्कूलिंग थी। बहुत सारे बीच में 2-3 स्कूल और थे। सो उसके बाद 10th में जब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, फिर उसके बाद मैंने कोटा जाने का फ़ैसला लिया। मैंने अब्बू को बताया, अब्बू ने, मेरे पूरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। हम लोग गए वहाँ पे, बहुत ईमानदारी से हमने प्रिपरेशन की, और 11th-12th का फाउंडेशन कोर्स था हमारा। 11th-12th के तुरंत बाद हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो आपने क्या सोच के डायरेक्ट आप कोटा गई और मेडिकल लाइन को चुना, आखिर क्यों? क्या फ़ादर को देख के थोड़ा इफ़ेक्ट है, या फिर कुछ कहाँ से इम्प्रेशन आया ये चीज़? माई फादर हैड ऑलरेडी बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि हमेशा वो अपनी फील्ड में अपनी एक्सेलेंसी शो करते हैं। सो ऑफ कोर्स आप किसी को देख के इंस्पायर होते हो, बट मेडिकल्स में हमेशा से इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि साइंस और मैथ बहुत मजबूत थी, तो कभी किसी चीज़ की बाधा नहीं आई भी बीच में। सो फाइट बैक करना तो ह्यूमन नेचर नहीं होता है, लेकिन डेवलप करना पड़ता है। देखा जाए कि मऊ शहर में बहुत सारे बच्चे हर साल नीट क्वालिफाई करते, लेकिन कभी किसी ने IAS PCS के लिए नहीं अप्लाई किया, आखिर क्या वजह है, क्या कहेंगे इस पे? मेरे हिसाब से हर एक फील्ड में, लाइक डिस्ट्रिक्ट में जा ही रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे IAS PCS में भी निकालेंगे। मेडिकल इसलिए क्योंकि शायद मतलब प्रीफर्ड है लोगों का मेडिकल फील्ड। ऐसा तो नहीं, ज़्यादा अर्निंग है? अर्निंग तो बहुत है, IAS PCS में अर्निंग है, रुतबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। IAS PCS तो है ही है, उसमें अर्निंग के साथ वैल्यूएबल आदमी हो जाता है, और काफ़ी उनकी एक अलग इमेज होती है और पावर भी होता है, ठीक है। मेडिकल लाइन में आप गई, तो मैं कह रहा हूँ मेडिकल में ज़्यादा अर्निंग है, इसलिए तो गई। मेडिकल में अर्निंग भी है, लेकिन एक इंटरेस्ट भी होता है इंसान का, एक जुनून होता है, बिना जुनून के कोई। तो इसमें आपका क्या है? मेरा जुनून है। जुनून है। तो आगे का क्या टारगेट है? आगे MS में मेरा पीजी बहुत टारगेट की हूँ मैं, अच्छे से निकल जाए, MS बनना है इसलिए। अगर MS बन जाती हैं, उसके बाद कम्प्लीटली एक डॉक्टर बनने के बाद अपने शहर के लिए सबसे पहले क्या देंगे आप, कुछ आपने सोचा है? जी, शहर में देखिए एक अच्छा हॉस्पिटल होगा, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारे हॉस्पिटल है, उसमें मेरा भी एडेड ही होगा हॉस्पिटल, और मतलब जितना इंसान सर्व कर सकता है। मेरे पापा भी बहुत मतलब दिन तक सर्व करते आए हैं हमारे लोग को, और इंशाल्लाह मेरा हॉस्पिटल मऊ में ही होगा, और मैं भी वैसे ही चाहूँगी कि मैं मेरे अब्बू जैसे सर्व करते हैं लोग को, मैं भी। मेरा मकसद है कहने का, जो
कमज़ोर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उस तरह के ट्रीटमेंट को, या फिर कुछ मतलब यहाँ के लोगों के लिए कुछ अलग फैसिलिटी देंगे आप? एक्सीलेंसी डॉक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो एक्सीलेंसी कंपेयर्ड विद लाइक कंफर्टेबल प्राइजेस, अफोर्डेबल प्राइजेस एक्चुअली, क्योंकि मऊ में बहुत ही क्या है, करोड़पति सारे लोग नहीं होते हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं। तो अफोर्डेबल प्राइस पे एक्सीलेंसी प्रोवाइड करना भी एक एम होता है और अचीव करने में भी बहुत टाइम लगता है, और मेरा ये एम है कि मैं एक्सीलेंसी को इस तरीके से ले आऊँ। करेंगी। जिस तरह से आपने सारी चीज़ें बताई स्टडी के दौरान, कैसे आपने अपना वक्त गुजारा, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं रही, व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं किया, लेकिन वहाँ रहना पेरेंट्स को छोड़ के कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए इस स्टडी के दौरान? बहुत डिफ़िकल्ट था, याद भी आती थी। खाना में बहुत प्रॉब्लम आती थी मुझको। खाने में मेरी मम्मी से कहती, मम्मी ऑर्डर कर दो, मैं हॉस्टल का नहीं खा सकती हूँ। और जब मैं घर आती थी ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पढ़ाई घर पे ज़्यादा सी होती है, पर वहाँ पे भी एक अलग माहौल मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन एवरीथिंग पेड ऑफ, सो आई एम नो मोर इन ग्रीफ। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा आपके पेरेंट्स में? और वहाँ पे जब अकेले फ़ील करती थी तो कैसे आप स्टडी करती थी? अकेले फ़ील करती थी तो मैं मम्मी को वीडियो कॉल कर लेती थी, मैं उनके साथ पढ़ती थी। और सही बताऊँ तो लास्ट के मंथ में मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया था मेरा, उन्होंने ही मेरे को मेंटोर भी किया था। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था लास्ट में, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है। अगर अनसपोर्टिव फैमिली बैकग्राउंड्स हैं तो आप बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ हर चीज़ बहुत सही हुई है। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए क्या मैसेज देंगे? ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं था, ये ज़िंदगी का लास्ट स्टेप नहीं था। आप इसके आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, इससे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इससे रैंक बहुत बेहतरीन ला सकते हैं। लोगों ने करके दिखाया भी है, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में बहुत अच्छे कॉलेजेस निकाल के दिखाए हैं। अगर जो बच्चे हैं नीट की तैयारियां करते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? फैमिली को त्यागना होता है, या फिर सारी चीज़ें जो खुशियां हैं उसको त्यागनी पड़ती हैं, या फिर मतलब अपनों को छोड़ना पड़ता है? क्या आखिर कुछ उसमें इम्पोर्टेंट्स हैं जो उनको आप टिप्स दीजिए कुछ ज़रा। सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशली आइसोलेट होना, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने से जब तक सोशली आइसोलेट नहीं होंगे आप नहीं समझ सकते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। आप सबकी सुनो लेकिन अपने मन की करो। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्ट्रैटेजी आप पे काम ही करे, आपको कुछ अपने आप से भी देखना रहता है कि मेरे लिए क्या काम करता है। फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और मेरे हिसाब से एक ट्रस्टेड स्टडी मटेरियल, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो ना, तो वो आपको कामयाबी तक ले जाएगा। जिस तरह से आपके पेरेंट्स यहाँ पे खुश हैं, लोग बधाइयाँ देने आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद करती हैं कि जिस तरह से आज आपने क्वालिफ़ाई कर लिया, आगे क्या आप रिज़ल्ट देंगे अपने माँ बाप को? इससे भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह। एंड एक्सीलेंसी कभी रुकती नहीं है, परफेक्शन हमेशा, परफेक्शन एक्चुअली 100% कुछ होता नहीं है, हमेशा एक चांस रहता है इम्प्रूवमेंट का। इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अभी तो हम लोग बहुत ही छोटे लेवल पे, इससे ज़्यादा इम्प्रूव करना है हमें, और ऑफ कोर्स इस स्कोर को भी बीट करना है। हमने बहुत सारे स्कोर्स बीट किए, इसको भी बीट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया लोगों के लिए। उन जो फेल हुए हैं, जो इस बार नहीं निकाल पाए, काफ़ी नर्वस होते हैं, उन पे कैसे मतलब कैसा लगता है? आपके साथ जितने अगर क्लासमेट थे आपके, तो क्या आपके साथ कोई फेल हुआ है इस बार? मेरे साथ जितने क्लासमेट्स थे, मैंने जब पूछा तो बहुत कम ही जब क्वालिफ़ाई किए हैं, लाइक 1 से 2 लोग क्वालिफ़ाई किए। इनमें SRG के जब बच्चे थे, जो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप थे, वो वाले बच्चे भी नहीं क्वालिफ़ाई कर पाए। वो अलग से बच्चे रहते हैं जो इसको 5 स्टार बच्चे कहते हैं, वो नहीं क्वालिफ़ाई कर पाए। तो मतलब वही रहता है ना, डेस्टिनी कहाँ ले जाती है आपको, उस 3 घंटे 20 मिनट में क्या होता है उसी पर डिपेंड करता है। तो यानी एक जज्बा होना चाहिए, अगर हमें अपने अचीवमेंट को पाना है तो एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब हम उस अचीवमेंट को हासिल करेंगे।
ये एक मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, जब तक आपके अंदर एक अपने से ईमानदारी ना हो, अपने से आपके अंदर एक फायर ना हो कि हाँ मुझे ये करके दिखाना है, मुझे लोगों को प्रूव करना है कि ये पहली बार में क्रैक हो सकता है या फिर अच्छे मार्क्स से क्रैक हो सकता है, तो वो आपके अंदर एक फ़ायर होनी चाहिए। आई नीड टू प्रूव पीपल। उसके बाद जुनून जब तक नहीं होगा अपने अंदर, आप जब तक अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलतियों को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, अपने पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? बहुत सपोर्टिव थे, इनके बिना मेरा मैं बहुत ही डिफ़िकल्टी आती, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। मेरे पूरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत सपोर्टिव था, मेरे रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव थे और मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे थे। मतलब उन्होंने हमेशा से दिखाया कि तुम्हारा ये स्कोर रहा है और तुम ये स्कोर अचीव कर सकती हो, तो तुम कर सकती हो इज़ अ ग्रेट स्टेटमेंट। सो आपके फादर ने बहुत आपकी माँ की तारीफ़ की, तो माँ के लिए क्या कहेंगे आप? मम्मी थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मम्मी ने हमेशा से कोचिंग में क्या करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, फाइनेंशियली भी इंसान को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ऐसे कोर्सेस अफोर्ड करने के लिए। मेरे पापा ने हमेशा कभी मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। जो कोर्स ख़रीदना चाहा मैंने ख़रीद लिया। लास्ट के 1 महीने में मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़, LN की टेस्ट सीरीज़, NTA की खुद की ऐप रहती है, वहाँ के टेस्ट मैंने सॉल्व किए थे। एक दिन में 2-2 टेस्ट भी सॉल्व किए, उसका एनालिसिस भी किया। तो फाइनेंशियली अब्बू ने कभी प्रॉब्लम नहीं होने दी, मेंटली इमोशनली मम्मी ने कभी प्रॉब्लम नहीं होने दी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने आयशा को सुना कि पूरी फैमिली इनके लिए जान लगा के मेहनत की और इन्होंने पूरा वो रिज़ल्ट सामने दिखा दिया। जिस तरह से इनके फैमिली बैकग्राउंड थी, पूरा सपोर्ट था, वैसे आयशा ने कर दिखाया आज की नीट क्वालिफाई फर्स्ट अटैम्प्ट में करके आज पूरे शहर का क्या पूरे जनपद का नाम रोशन किया। और इनके फादर ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर हैं, इनका भी हौसला बुलंद कराया। तो उन्होंने कहा आगे भी हम अपनी जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें भी आगे अपनी मकाम तक पहुंचकर ये कामयाबी हासिल करेंगे। आगे के लिए हम अपडेट देते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से।